अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन का आखिरी सेशन है और उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह हम 5:15 तक होंगे। नमाज के लिहाज से असर का वक्त 4:30 है और मगरिब का तकरीबन 5:55 है। तो उम्मीद यह है कि हम 5:15 5:30 तक अगर ख़त्म कर लें तो असर का वक्त मौजूद होगा और इंशाअल्लाह हम असर और उसके बाद मगरिब की तरफ जा सकेंगे। मुझे जो आज जिम्मेदारी दी गई है जिस सेशन की, उसका नाम है टेल्स फ्रॉम द ट्रेंचेस, यानी वो लोग जो हरावल दस्ता हैं, जो कि हमारे इस महाज में सबसे आगे हैं, मोर्चों के अंदर हैं, उनकी कहानियाँ। तो मेरा काम आज कहानियाँ सुनाना नहीं है, मेरा काम उन लोगों से आपको तारुफ करवाना है जो कि वाकई ये काम कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र सुनते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिस पे हम फ़ख्र करते हैं। वो लोग जो कि एक्चुअली उस हकीकत को साथ लेके चलते हैं। आज ऐसे 5 लोगों से आपको मिलवाना चाहूँगा और उनकी ज़ात की कहानियाँ और उनके हालात की कहानियाँ कुछ आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं हुमैरा नाज सिद्दीकी साहिबा। 1996 में TCF के स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे ज्वाइन किया। सबसे पहली प्रिंसिपल्स में से एक हैं। इस वक्त प्राइमरी प्रिंसिपल हैं कि नूरानी कैंपस लांडी टाउन में। और आगही का प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो इनका स्कूल उन शुरुआत के स्कूल में था जहाँ पे आगही शुरू हुआ। हुमैरा साहिबा प्लीज़ तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम, प्लीज़ बैठिए। जी, हुमैरा के बाद फरजाना आलिया साहिबा। तो फरजाना साहिबा जो हैं आज हमारे साथ चिन्योट, फैसलाबाद, झंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रिंसिपल के तौर पे शुरू किया TCF के सफ़र का आगाज़ चिन्योट से, वोरा कैंपस से। उसके बाद एरिया एजुकेशन मैनेजर जो कि 25 प्रिंसिपल्स की लगभग जिम्मेदार होती हैं, वो किरदार अदा किया झंग में और फैसलाबाद में। और अब रीजनल एजुकेशन मैनेजर हैं रीजन नॉर्थ की, जो कि पंजाब में लगभग 200 स्कूलों पर मबनी। अब इनकी जो रियाया आप समझ लीजिए, इनका जो जिसके अंदर इनका इख्तियार है, जिन प्रिंसिपल्स को साथ लेके चलना है, वो इतना बड़ा काम साथ लेके चलती हैं। फरजाना साहिबा। इसके बाद एक खातून जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी, और बहुत कम होता है कि इस तरह के मौक़ों पे हम किसी शख्स से 2 दफ़ा मुलाकात कराते हैं, मगर इनसे कुछ ज़रूरी है मुलाकात कराना, क्योंकि एलुमनाई का प्रोग्राम तो माशाल्लाह ज़हीब शेख साहब ने बहुत अच्छे से आपको बताया, मगर वजीहा ने एलुमनाई से शुरू किया तो वहाँ की क्या कहानियाँ हैं, क्या तजुर्बात रहे। मगर साथ साथ जो कोविड का हमने जिक्र किया, फ्लड रिलीफ का जिक्र किया, अक्सर जब हम मोर्चे का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में आता है बिल्कुल सामने जो स्कूल में काम हो रहा है। एक मोर्चा दफ्तर में होता है, इसके पीछे बहुत सारा काम किया जाता है और उसमें बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनकी नुमाइंदगी के लिए बुलाना चाहूँगा वजीहा बारी साहिबा को। वजीहा के बाद हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम अली समेजो, एरिया कंप्लायंस मैनेजर हैं हमारे इंटीरियर सिंध में। हैदराबाद को भी देखते हैं, बदीन को भी, थरपारकर में भी इनका किरदार रहता है। और कोविड और फ्लड रिलीफ दोनों में ये आगे थे, बहुत सारा काम कर चुके हैं। अपने काम के बारे में बताएंगे रुस्तम साहब। और सबसे आखिर में, मगर किसी तरह पे कमतर नहीं, फौजिया बीबी साहिबा। आपने राहिला से सुना पार्टनरशिप स्कूल्स पंजाब में लिए, खस्ता हाल स्कूल थे, बहुत मुश्किल हालात थे। स्लाइड पे राहिला के बहुत सारा डेटा मौजूद था, मगर हकीकत जो है वो डेटा से बहुत ज़्यादा गहरी है। और वो गहराई क्या है, इन्होंने 2016 में ज्वाइन किया। अटक के करीब एक हमारा गाँव है जहाँ पर इनका स्कूल मौजूद है। अपने बारे में और उसकी कहानी बताएंगी फौजिया बीबी साहिबा। आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। एक एक करके जिस तरह हमने सोचा था कुछ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इब्तिदा करते हैं आपसे। तो हुमैरा, आपने ज्वाइन किया TCF 1996 में, और आपका सफ़र जो है वो बहुत सारे पेचोखम से गुजरा है और आप माशाल्लाह 26-27 साल में एक दर्जे तक पहुँची। तो अपने सफ़र के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा नाज सिद्दीकी है और इस वक्त मैं सिटीज़न्स फाउंडेशन में अब्दुल खालिक नूरानी कैंपस में एज प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। जितना सफ़र जो है TCF ने किया है अपनी कामयाबियों का, तो मैं भी TCF के आगाज़ से TCF के साथ हूँ। उतने ही साल का सफ़र कामयाबियों का मैंने भी कर लिया है। इब्तिदा कहाँ से हुई?
TCF को मैंने 1996 के अंदर इत्तेफाक से ज्वाइन किया। इनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आज तक चलते हैं और आगे तरक्की करते चले गए, उनकी शायद इब्तिदा में भी धूम थी। एक ट्रेनिंग सेंटर था अफवाह का, जिससे बहुत अच्छे जो है वो ट्रेनिंग कोर्स कराए जाते थे। तो मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा इब्तिदा में कि सिटीजन्स फाउंडेशन का कोई इदारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है और वो वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करवा रहा है। ट्रेनिंग को देखते के साथ ही मेरे दिल में लालच आया है कि मैं इसे जो है करूं, लेकिन मैंने अभी मैट्रिक के इम्तिहानात दिए थे, मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं फ़्रेश थी, कुछ कोर्स करना चाहती थी। अपनी मदर से बोला तो उन्होंने समझा कि मैं अपनी तालीम को जो है वो रोकना चाहती हूँ और अब आगे नहीं पढ़ना चाहती, तो उन्होंने मुझे फ़ौरी तौर पे मना कर दिया। लेकिन बाबा की काफ़ी चाहिए थी उनसे, जैसे ही मैंने बोला तो वो मुझे अपने साथ ले गए और मैंने इनका ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, और जो कि काफ़ी दिलचस्प था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये दरअसल ट्रेनिंग कोर्स जो था ये इसलिए जो है वो लड़कियों को करवाया जा रहा था कि ये अपने कुछ स्कूल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ जो है टीचिंग करनी है। तो कौन से स्कूल भेजा गया आपको? सर कराची एयरपोर्ट पर एक जगह है पहलवान गोट, वहाँ पर धनीबख्श गोट है। धनीबख्श गोट में जो है वो एक स्कूल था, वहाँ उन्होंने जो है तमाम ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों को बोला कि हम आपको आफ्टर ट्रेनिंग वहाँ विज़िट करवाने लेके जा रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो कुछ और ही सूरत हाल देखने को मिली। क्या था? ये था जो पीछे नजर आ रहा है? बिल्कुल यही था। वाह! तो ये पहला वाला ऐड है कि जब TCF स्कूल ज़ेरे तामीर था, जब आपने देखा तो क्या देखा? वहाँ एक वॉल थी और वॉल के ऊपर जो है अभी तो ये लिखा हुआ था कि ज़ेरे तामीर है, और वो मतलब बिल्डिंग बनी नहीं थी और उसके लिए टीचर अपॉइंट्स हो गए थे। तो फिर आप बन गई टीचर? वहाँ टीचर। और क्या जिम्मेदारी दी गई आपको? सर चूँकि मैं मैट्रिक पास थी तो KG मौलमा के तौर पर मुझे वहाँ अपॉइंट किया गया। और ये हैं आप KG में? वाह! तो ये 1996 की तस्वीर है जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने इनमें से मुझे बता रही थी बड़े सारे बच्चों का जो आपके साथ बिल्कुल ये जो दो बैठे हैं, सबका अगर आप बताएंगी तो मुश्ताक साहब ने कहा मगरिब हो जाएगी। आप एक दिन दो का ही बताइए कि बच्चे कौन है, आप कहाँ हैं? सर आपको सोचें कि 1996 में ये बच्चे मेरी क्लास के अंदर अपॉइंट थे। इस बच्ची का नाम कौसर है और कौसर ने इंटर तक तालीम हासिल की और अब माशाल्लाह से माशरे का फ़ाल रुकन भी है और जॉब भी कर रही है। और साथ में और इसके साथ जो बच्चा बैठा हुआ है, बल्कि मैं शायद इन सारे बच्चों को पहचान सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास के बच्चे हैं। जैसे कि हम मतलब लिखते हैं बाज़ औक़ात बाज़ इदारे जो कुछ प्रमोशन देते हैं अपनी, उनका उससे रियलिस्टिक में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि मज़हबी तालीम और मज़हबी नुमाइंदा हम बना रहे हैं और तबक़ाती फ़र्क मिटा रहे हैं। तो ये बच्चा जो आपको नज़र आ रहा है, हमारी वहाँ गोल्डन बख्श में ख़ातून थी जो थोड़ी सी पैरालाइज भी थी, उनको आया अपॉइंट किया गया, उनका नाम शहनाज था। हम लोग मासी शहनाज कहते थे। ये मासी शहनाज का बेटा वसीम है। और अब क्या कर रहे हैं? अब माशाल्लाह से जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंटर पढ़ा इसने भी और अब माशाल्लाह ये भी काम कर रहा है, अपने घर को सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपका सफ़र बच्चों के साथ तो रहा, मगर साथ साथ आप बता रही थी कि आपने मैट्रिक से शुरू किया, आपकी अपनी तालीम भी नहीं रुकी, उसके बारे में बताइए, वो क्या रहा? सर जब TCF जो है वो बच्चों की तालीम के लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो टीचर को भी कभी अब उसकी अपनी ज़ाती एजुकेशन जो है वो इन्हेंस करने से नहीं रोकता। तो TCF ने मुझे स्पॉन्सर किया और मैं कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के जाती थी गोल्डन भाई, रेगुलर पढ़ा है मैंने। इस वजह है मतलब मैंने TCF के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैंने TCF के साथ इंटरनेशनल रिलेशन में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। चूँकि मैं प्रिंसिपलशिप कर रही थी, चूँकि मैं प्रिंसिपलशिप की जानिब अब मेरा ख्वाब बनता जा रहा था कि टीचिंग से TCF की प्रिंसिपल भी बनूं, लिहाजा मैंने फिर B.Ed किया है और जो है B.Ed एमेंट भी हूँ इस वक्त में। माशाल्लाह। तो BA B.Ed और MA कर लिया। प्रिंसिपल बनने से पहले आप मुझे बता रही थी कि कुछ और तजुर्बात बहुत सारे रहे TCF में, उसमें से एक तजुर्बा मास्टर ट्रेनर का था, उसके बारे में बताइएगा सर।
सर मतलब TCF में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तरक्कियाँ हासिल की। बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल किया पहले, प्री प्राइमरी से प्राइमरी टीचर प्रमोट हुई, तालीम के साथ साथ सेकेंडरी टीचर जो है प्रमोट हुई, माशरती इल्म में जो है स्पेशलाइज़ किया मैंने, तो उसकी टीचर बनी। तो उसके साथ साथ जो है मास्टर ट्रेनर के फ़राइज़ मैंने सर अंजाम दिए। काउजी में एक ट्रेनिंग सेंटर होता था, उसके अंदर पाकिस्तान की मास्टर ट्रेनर बनी, गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर ट्रेनर भी बनी सिटीजन फाउंडेशन की। और ट्रेनिंग की वजह से आपने पूरा मुल्क देखा। आप बता रही थी एक जगह गई जो आपको चैलेंज भी लगा मगर मज़ा भी आया, वो भी बताएं। अब से 12-13 साल पहले आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान को अक्सर दहशतगर्दी का सामना भी रहता है, तो कुछ परेशानियां भी आती हैं, लेकिन शायद TCF को चैलेंजेस में कूदने की आदत है। तो बलूचिस्तान में कुछ इस तरह के हालात थे 12-13 साल पहले कि हमें मतलब कहा गया कि वहाँ जाके ट्रेनिंग करानी है, और TCF जो है वहाँ ट्रेनिंग भी कराना चाहता है, स्कूल भी रन करना चाहता है, वहाँ की बच्चों को अपॉइंट भी करना है और मोटिवेट भी करना है। कौन सा इलाका था? डेरा मुराद जमाली का। और साथ साथ 2-3 बातें और भी हमें इधर उधर से पता चली, जिसके बाद फिर TCF ने हमें जो है मोटिवेट किया। पहली बात तो ये थी कि इस वक्त बलूचिस्तान में आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते उस टाइम। दूसरी बात ये कि वहाँ तराना नहीं सुन सकते, कौमी तराना नहीं सुन सकते। तीसरी बात ये कि अगर आप शलवार कमीज़ के अलावा जेंट्स जो कि एरिया मैनेजर वगैरह थे, अगर वो कोई और भी ड्रेसिंग करेंगे तो मर्डर केसेस हो जाते थे वहाँ। तो बहुत ज़्यादा एकदम जो है वो डरने की सूरत हाल हो गई और घर से इजाज़त लेना मुश्किल हुआ। तो घर वाले ने इजाज़त कैसे दे दी? अम्मी ने बड़े मज़े का जुमला बोला। अम्मी ने कहा कि मतलब आप TCF के साथ तो मुख्तलिफ हालात हुए, हड़तालें वगैरह भी होती हैं, बेनज़ीर कत्ल केस हुआ था, तब जलाओ घेराव भी हो रहा था। अम्मी ने बस एक सिंपल जुमला बोला कि मतलब जब भी पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं और आप जॉब पर होती हो तो हम लोग फ़ौरन घर से निकलते हैं कि अपनी बेटी को ले आए, आगे से TCF पहले पहुंचा हुआ होता है। तो माशाल्लाह डेरा मुराद जमाली भी गई, 2-3 महीना रही, तैयारी कराई। और जिनको नहीं पता, मैं अभी डेरा मुराद जमाली होकर आ रहा हूँ कुछ महीने पहले। तो ये शुरू हुआ था 15 साल पहले प्राइमरी स्कूल से। अब प्राइमरी बन चुके हैं, सेकेंडरी बन चुके हैं, सेकेंडरी स्टैब्लिश हो चुके हैं, बच्चे बच्चियाँ पढ़ के निकल रहे हैं और माशाल्लाह इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेरी डिफिकल्ट एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप बन गई प्राइमरी प्रिंसिपल जी। तो प्राइमरी प्रिंसिपल बनने के बाद अब तक का वो तजुर्बा कैसा रहा है? सर प्राइमरी प्रिंसिपल बनने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल हूँ और आप लोगों के साथ लंच करने के मौके मिलते हैं। अच्छा, आपके साथ ज़्यादा 5 स्टार स्कूल से 5 स्टार स्कूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है 4-5 साल से। तो ये जो है ना बहुत सी कामयाबियाँ ऐसी हैं जो बच्चों के साथ डायरेक्ट जो है ना खुशी होती है, अपनी स्कूल की टीम को भी बहुत खुशी होती है। और असद साहब ने नित नए जो है वो शाबाशी देने के तरीके सोचे हैं, वो नए नए तरीक़ों पे अप्लाई करते हैं। जैसे पहला बेस्ट प्रिंसिपल पाकिस्तान उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो एक टेलीफोन कॉल आती थी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं CEO असद अय्यूब साहब बात कर रहा हूँ। उस कॉल के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। जी, हमें अंदाजा है असद साहब की कॉल क्या माने रखती है। और सर अब एक कार्ड आता है, विश कार्ड आता है कि आपने तो इंतहा कर दी, आपने 99% लिया, 93% लिया है, तो उसके लिए भी वही सब कुछ चल रहा है आपस में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई वैरस ये तो पूरा सफ़र आपका ये वाला रहा, मगर आगे ही का जो प्रोग्राम है उसकी भी इब्तिदा आप उन स्कूलों में से एक है जहाँ पे शुरू हुआ। तो कब शुरू किया, अब तक कितने सेंटर कर चुके हैं, कितने लोग निकले हैं, और कोई एक आध आपने मुझे वाक़या बताया था जो वाकई आपके दिल पे असर किया, इसके बारे में बताइए। सर 12-13 साल पहले जो है पायलट प्रोग्राम किया था आ गई सेंटर वालों के साथ। कुछ ऐसे सेंटर है ना आपके? जी बिल्कुल ऐसे जी। आपने तो माशाल्लाह सारी तस्वीरों का एल्बम जो है वो कलेक्ट किया है। ऐसे लग रहा है वाकई वो 20-25 साल साथ गुजार रही हूँ। दोबारा आगही सेंटर को पायलट प्रोग्राम किया। आगही सेंटर में माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी बात है कि प्रिंसिपल को पूरा फ्रीडम देते हैं। कोई भी पॉजिटिव इनिशिएटिव अगर प्रिंसिपल लेना चाहे और इन्हें कॉल करे कि मैं ये करना चाहती हूँ और ये इनिशिएटिव लूँगी, तो फौरी तौर पे इजाज़त मिल जाती है। लाइक जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल को देखा बॉयज़ को कि कुछ बच्चे SSR में वहाँ एडमिशन होने से रह गए, तो मेल सेंटर की इजाज़त मांगी, वो
वो भी फ़ौरन मिल गई। और मैंने जो है 10 साल से जो है वो आगही सेंटर चलाए, 1 साल में कितने सेंटर हो गए? 30 सेंटर हो गए मेरे, और मिला के 20 लोगों के लिहाज से 600 लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें भी मज़े की बात ये कि एक खातून जो हैं जो हमारे आगही सेंटर से निकली, वो इलाके की काउंसलर भी हैं पढ़ने लिखने के बाद। माशाअल्लाह। मगर एक और कहानी आ गई कि जो आपने बताई थी वो इन खातून की और इनकी बेटी की है। ओह हाँ, ये हमारे स्कूल की आया हैं जो आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रही हैं। इनका नाम मासी हमीदा है। और इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था और इनके 7-8 बच्चे हैं और फैमिली सपोर्ट कोई थी नहीं, तो TCF ने इन्हें जो है वो आया के तौर पर जो है वो रखा। इनकी ये बेटी है, इनका नाम है नादरा इसाक। नादरा इसाक ने मैट्रिक किया था और इंटर करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे और घर को सपोर्ट करने के लिए दोनों माँ बेटी परेशान थी। तो हमने इन्हें आगही सेंटर में टीचर के तौर पे रखा, जिससे इन्हें ट्रेनिंग से बहुत कुछ हासिल हुआ, खुद एतमादी हासिल हुई, अपनी ज़िंदगी चलाने का तरीक़ाकार इन्होंने जो है वो सीखा। इसके अलावा ये कि आगही वालों ने एक और नया इनिशिएटिव इनके साथ लिया। मुझे नहीं पता कितनी प्रिंसिपल्स के साथ कितना अच्छा कर चुके हैं आगही वाले, लेकिन मैंने उन्हें एक लेटर लिखा था कि नादरा इसाक की फ़ीस पे कर दें आप लोग इंटर की। तो मुझे एक जवाबी लेटर आया है कि यस ओके, आप जो है ना इनका एडमिशन कराएं और स्लिप भर दें। तो ये बच्ची इंटर पास हो चुकी है हम सब की वजह और अपनी मेहनत के हाथों। और एक और मज़े की बात ये हुई कि ये कॉन्फिडेंटली गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक के आजकल अपना घर सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, आपने बताया था पोलियो वर्कर के तौर पे ये काम कर रही हैं। और ये देखिए मेरा ही स्कूल है ये, जिसमें पोलियो वर्कर के तौर पे जो है ना वो आई है। बिल्कुल सही बात है। आपके स्कूल का गए थे और इनके स्कूल में एक बड़ी ख़ास बात यह है कि मुझे याद है इनके स्कूल मेरा 12-14 साल पहले जाना रहा। स्कूल पहुंचा हूं तो बगैर बताए हुए स्कूल जैसे हम जाते हैं वो चले गए, तो इन लोग की स्कूल की गाड़ी पंचर हो गई थी रास्ते में। तो आई थिंक असद साहब आप भी शायद साथ थे, आपको याद हो या ना हो। पहुँचे हैं स्कूल पे, कोई टीचर नहीं था मगर बेल बजने वाली थी। तमाम बच्चे खुद लाइनों में लगे, पूरी असेंबली खुद हुई है और सारे बच्चे स्कूल में पहुँचे हैं। और जब मैं ये पहुँची हैं तो परेशान हाल पहुँची क्योंकि देर हो चुकी थी, मगर आई थॉट इससे बेहतर स्कूल नहीं हो सकता जो बगैर टीचर के पूरा निज़ाम जो है वो माशाल्लाह खुद ही चल रहा था। तो अब आपकी ज़िंदगी में ये आजकल एक और कुछ मज़ेदार इन खातून की वजह से एक अच्छा कुछ वाक़या हुआ है। ये खातून का नाम भी बताइए और इनके आप क्या ताल्लुक़ है, क्या तारुफ़ है, वो भी बताइए। जी, जो पिक्चर में आपको लड़की नज़र आ रही है इनका नाम निशात कंवल है। निशात कंवल ने TCF सिटीज़न फाउंडेशन के साथ अपनी नई ज़माने तालिब इल्मी को स्टार्ट किया और इन्होंने हमारे सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा, हमारे क्लस्टर के स्कूल से पढ़ा। उसके बाद ये TCF के साथ टीचिंग के लिए मुंसलिक हो गई और बहुत अच्छी टीचिंग में इन्होंने कारकर्दगी दिखाई और इन्होंने प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंसी टेस्ट दिया, उसमें पास हो गई और प्रिंसिपलशिप करने लगी। अब सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि इस वक्त ये बहैसियत AEM सिलेक्ट हो चुकी हैं और मेरी लाइन मैनेजर के तौर पे काम कर रही है। ये TCF की पहली एलुमना AEM है और यूसुफ गोट की ही पढ़ी हुई बच्ची आज यूसुफ गोट की प्रिंसिपल की लाइन मैनेजर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कंप्लीट सर्कल हो चुका है माशाल्लाह। फिर देखिए एक वक्त आपके भी लाइन मैनेजर एलुमना ही होंगे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए मैंने इब्तिदा करनी है उनैज़ा या मरियम या इनमें से किसी से कि ये लाइन मैनेजर बन जाए और उसके बाद इंशाल्लाह एलुमनाई भी लाइन मैनेजर बनेंगे, तो एक एक करके यूं ही चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमैरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने अगले साथी की तरफ चलते हैं, फरजाना की तरफ। थैंक्स जी फरजाना। तो भाई हुमैरा का सफ़र तो हम सब ने सुना, आपका सफ़र पंजाब में शुरू हुआ, आप वहाँ से, और आपका सफ़र भी माशाल्लाह बहुत सालों पे मबनी है। तो अपने TCF के सफ़र के बारे में बताइए और उस सफ़र में क्या ऊंच नीच रही, किस तरह से पाया, सब साथियों को बताएं। बेसिकली फैसलाबाद से ताल्लुक़ है मेरा, तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद शादी होगी और शादी हुई चिन्योट में। अब बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ, दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं। तो शादी हो गई और छोटा शहर था, 1 साल बाद बेटा हो गया और लगता था कि बस कभी स्कूल कॉलेज का मुँह नहीं देखा, ये हालत हो गई थी। तो इसी दौरान में TCF ने उस वक्त चिन्योट में पहली दफ़ा अपने स्कूलों का आगाज़ किया।
तो वहाँ अप्लाई किया, टीचर के लिए अप्लाई किया कि एटलीस्ट घर से बाहर तो निकलें। जब टीचर के लिए गई तो वहाँ पर मतलब कहा, सजेस्ट किया गया कि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर दें। कर दिया, टेस्ट दे दिया, इंटरव्यू हो गया, सब चीज़ें क्लियर हो गया। तो एरिया मैनेजर जो थे उन्होंने 2-3 लोकेशंस बताई कि ये आपके शहर में स्कूल खुलेंगे तो जाकर ज़रा देख लें। अब लोकेशंस के जो नाम थे रायचंद, झुरकन, मस्कीनपुरा। तो बड़ा सरप्राइज़ कि अच्छा पता नहीं कौन सी जगह होंगी, लेकिन एक्साइटमेंट थी और जहन में था कोई होगा, कोई 1-2 कमरों का स्कूल होगा, तो चलो देख लेते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा हम शाम को देखने चले गए। तो गाड़ी वाड़ी नहीं जाती थी उधर। जब देखने गए तो बहुत छोटा सा इलाका था शहर से बाहर, और गंदी सी, बहुत ही शदीद वाली गंदी गलियाँ, टूटे फूटे से घर। और जब हम पैदल गुजर कर गए तो सोचा कि नहीं सॉरी यहाँ नहीं आ सकते। जब पूरा इलाका क्रॉस करके आगे गए तो खेत खलियान और हरियाली में एक 4 दीवारी में एक बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो 1 एकड़ की बिल्डिंग थी, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस वो है कि बस ग्रीनरी और ये सब चीज़ें हों। जैसे ही वो देखा तो फ़ौरन सोचा कि अच्छा ये स्कूल होगा ना, तो बस ठीक है इधर ही काम करना। तो प्रिंसिपल बन गए, और स्कूल में जब गई तो एक कमरा प्रिंसिपल का बना हुआ था और एक एडमिन असिस्टेंट का, और उसके साथ स्कूल स्टार्ट किया। और माशाल्लाह से पहले दिन ही 80 एडमिशन्स जो है वो हो गए थे। तो 2 साल जो है वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल चलाया। तो उसी दौरान में प्राइमरी स्कूल के एडजेसेंट सड़क के किनारे जो है एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। मालूम करने पर पता चला जी ये सेकेंडरी की बिल्डिंग बन रही है। तो मेरा जो ऑफिस था उसमें से मैं खड़े होकर जब देखती थी तो वो सामने बिल्डिंग बन रही होती थी, यही वाला मेरा ऑफिस, और ये साथ मेरा बेटा 8 महीने का था जब मैंने TCF ज्वाइन किया। तो मुझे वो होता था कि अच्छा मुझे वहाँ जाना है। एरिया मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ओपन मेरिट पॉलिसी है, आप अप्लाई करें, क्वालिफाई करेंगी तो वाई नॉट। अप्लाई कर लिया तो सेकेंडरी में चली गई। 2006 में मैंने सेकेंडरी ज्वाइन किया और 2014 तक जो है वो सेकेंडरी स्कूल में काम किया। ये मेरा पहला स्कूल है और ये मेरे बहुत दिल के करीब है। इसके आज भी मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ बॉटल पाम मैंने कहाँ कहाँ लगाया था, और मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और अभी भी मतलब ये एरिया मेरे पास आ गया। तो सबसे पहला जो स्कूल मैंने विज़िट किया वो यही वाला था। तो उसके बाद फिर ये कि वो 2014 तक सेकेंडरी स्कूल चलाया और माशाल्लाह बहुत अच्छे से चलाया। इस वक्त अली साहब ने जिक्र किया था कि रायचंद में भी वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट कराएंगे, तो वो वही लोकेशन थी जहाँ पर वो सेकेंडरी स्कूल मैंने स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह से बहुत कामयाबी के साथ चला और TCF के बेहतरीन स्कूलों में उसका शुमार होता है। 2015 में फिर जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो TCF भी आपको फिर रुकने नहीं देता है। ये बहुत अच्छी वो और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जो हम बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ना वो मतलब पूरी इसकी एक एग्जांपल हूँ कि मतलब मैंने एक जगह बैठी नहीं हूँ मैं। और जब से मैं TCF को ज्वाइन, लोग हैरान होते हैं 18 साल, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इतनी डिफरेंट चीज़ें की हैं कि लगता ही नहीं है कि आपको इतना वक्त हो गया। 2015 में फिर अपॉर्चुनिटी आई तो AEM झंग के तौर पे काम किया, जहाँ मैं सेकेंडरी में 14-15 वो टीचर्स को देखती थी। तो फिर एकदम से 25 प्रिंसिपल्स की टीम बन गई मेरे पास। झंग में बहुत माशाल्लाह से पोटेंशियल था। झंग जो है वो इस वक्त TCF के टॉप परफॉर्मिंग एरियाज़ में है। फिर सोचा कि अब क्या करें, तो नेबरिंग एरिया था जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और कल्चर के तौर पे, तो कहा जी उधर ट्रांसफ़र कर दें। उधर ट्रांसफ़र ले लिया फैसलाबाद में और 3 साल वहाँ काम किया। और अभी माशाल्लाह से जो फैसलाबाद है वो भी TCF के टॉप 10 एरियाज़ में उसका भी शुमार है। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। इसी दौरान में साइंस की मास्टर ट्रेनर के तौर पे भी काम किया। और अभी रिसेंटली नवंबर में जो है वो मुझे TCF ने रीजनल एजुकेशन मैनेजर के तौर पे प्रमोट किया है। और 35 प्रिंसिपल से अब माशाल्लाह मेरी टीम में 141 प्रिंसिपल्स हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सब सफ़र के दौरान ये सब तो हुआ, मगर ये भी हुआ। हाँ माशाल्लाह। ये तो बताइए दोनों क्या कह रहे हैं? ये मेरा बेटा और बेटी है। बेटा माशाल्लाह से अभी यूनिवर्सिटी में चला गया है, BScs कर रहा है, उसके 3rd सेमेस्टर में आजकल उसके फाइनल्स हो रहे हैं। और बेटी जो है वो मेरी पटाखा जो है वो मैट्रिक में है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। TCF जो खैर का काम कर रहा है और उसके लिए हमें भी थोड़ा सा हिस्सा डालने का मौका मिला है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात कितने स्कूलों में जाके कितने स्टाफ से होती है कि खैर का काम कर रहे हैं तो वो बरकत हमारे घरों में नज़र आती है, अपने बच्चों में नज़र आती है, और ये बारहा सुनने को मिलता है माशाल्लाह।
वो ना थोड़ा गला खराब। आराम से आराम से, आप स्मॉग वाले एरिया से आ रही हैं तो कोई मसले की बात। तो फरजाना, ये जो आपका रायचंद का स्कूल है, इसमें आपने 10 साल गुजारे, तो 10 साल में कोई ऐसे तजुर्बात, कोई चीज़ें जो कि वो भर कर आती हैं, मैं पूछूं क्या खोया क्या पाया इस 10 साल में, तो क्या देखा? हाँ, खोया तो कुछ नहीं लेकिन पाया बहुत कुछ। उस कम्युनिटी में अगर मैं क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और मतलब बहुत दिल के करीब है मेरे, और मेरी ज़िंदगी का वो टाइम जो बहुत एनर्जी होती है आपके अंदर, आप भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती थी वो उस इलाके की गंदगी थी, मतलब जिस पे वाकई दिल कुड़ता था मेरा। हमारे स्कूलों में एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई इतने सालों में, अभी भी अगर आप उन स्कूलों में जाएंगे तो जो एक बेस और एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है वो आपको अभी भी मिलेगा। बच्चे फुल कंप्लीट यूनिफॉर्म में मिलेंगे, बहुत साफ़ सुथरे मिलेंगे सब, लेकिन शुरू में ये चीज़ नहीं थी। सबसे जो अच्छी चीज़ वहाँ पर हुई है, जो कि जिसका मैंने थोड़ा फॉलोअप भी रखा है और इंशाल्लाह भी रिसर्च भी जब होगी तो उसमें भी वो चीज़ निकल कर आएगी, कि वहाँ बच्चियाँ जो हैं वो मैट्रिक भी नहीं करती थी और मैट्रिक के बाद जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतने सालों में अभी हमारी कोई एक भी बच्ची ऐसी नहीं है जो मैट्रिक करे और उसके बाद घर बैठ जाए। इंटरमीडिएट करती हैं, बैचलर्स करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, हमारे पास पढ़ाने आती हैं। इसमें से कुछ बच्चियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, जो सेकंड नंबर पे वो ईशा हैं, वो अभी हमारे प्राइमरी स्कूल में साइंस पढ़ा रही, मतलब बहुत सारी बच्चियाँ, इतनी पिक्चर्स भेजती मैं तो बहुत सारी हो जानी थी। तो वो साइंस पढ़ा रही हैं प्राइमरी स्कूल में। उनके साथ फरबा ताहिर हैं जो कि अभी हाउस जॉब कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। नेक्स्ट पे मशल हैं जो कि डेंटिस्ट बन गई हैं और उनकी शादी होगी, उनका बेटा भी, देखा होगा आपने, बेटा भी उनके कॉन्वोकेशन में साथ बैठा हुआ है सीढ़ियों पे। तो माशाल्लाह से ये चीज़ जो है ना बहुत ही हार्टनिंग है। और अगर हम देखते अभी सेकेंडरी में BS करके बच्चियाँ आ रही हैं हमारे पास, प्रिंसिपल्स के लिए अप्लाई करती हैं, इंशाल्लाह वो भी एक दिन क्वालिफाई करेंगी और बनेंगी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ जो एक और तब्दीली आई है वो ये है कि कम्युनिटी के अंदर ख़वातीन ने छोटे छोटे कारोबार करने शुरू कर दिए हैं। ये जो शाइस्ता नज़र आ रही हैं, जो दुकान चला रही हैं, ये हमारी वोहरा कैंपस 4 की सेकेंडरी की उर्दू की टीचर हैं और इनके घर के हालात बहुत मतलब हैंड टू माउथ अर्निंग टाइप है, तो उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान बनाई। सुबह ये स्कूल पढ़ाती हैं और उसके बाद ये फिर घर जाकर दुकान, इसी तरह की और बहुत सारी ख़वातीन हैं, कोई कपड़े का काम करती हैं, कोई बर्तन बेचती हैं, इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं। और साथ में जो ये बिल्कुल रीसेंट पिक्चर है उसी मोहल्ले की जहाँ से गुजरना मुहाल था, और अभी बहुत सारी कम्युनिटी में इस तरह से है कि लोग अपनी मदद आपके तहत, हमारे अपने बच्चे जो हैं, वो जो एक पॉजिटिव चेंज की हम बात करते हैं ना, वो अब नज़र आना शुरू हो गया है वहाँ पे। हमारे अपने बच्चे हमारे स्कूल में बच्चों को की काउंसलिंग करने आते हैं, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग प्रोवाइड करने आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये माशाल्लाह ये सब चीज़ें जो हैं बहुत, तो दिस इज़ ऑल। सो फरजाना, माशाल्लाह आपने मुख्तलिफ़ ओहदों पे TCF के साथ काम किया है। आज आपको इदारे का सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ा खासा और सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखाई देता है? मैं अगर बताऊं तो मुझे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ TCF के लगती है वो TCF का कल्चर। जैसे फैमिली की बात करते हैं ना, तो TCF का सोचते ही फैमिली जहन में आती है, और अपनाइत, अफेक्शन और वो सारी जो गाइडेंस, सपोर्ट, एक दूसरे के साथ प्यार और वो सारी चीज़। और जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है वो भी मुझे कल्चर ही लगता है। आप लोग हैरान होंगे, लेकिन ये कि चूँकि इतनी बड़ी होगी है TCF, इतने माशाल्लाह से लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को मेंटेन करना, रिटेन करना उसी इफेक्टिवनेस के साथ, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं अक्सर कभी बैठ के सोचूं तो मुझे होता है कि कभी ये ना हो, असद साहब नहीं होंगे तो क्या होगा, रियाज साहब नहीं होंगे तो क्या होगा, मतलब ये वाली जो चीज़ है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा ट्रिकल डाउन करे और पूरे TCF में इसी तरह से जो है वो चलती रहे। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। देखिए, असद साहब नहीं होंगे और मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से चलेगा इदारा, बहुत अच्छे से चलता रहा है इंशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अभी हमारे सरों पे कायम दायम रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना, बहुत शुक्रिया अपनी कहानी सुनाने का। तो वजीहा बारी राउंड 2। हाँ जी, तो आपने अपने प्रोग्राम के तो बारे में बताया था, मगर आपकी शुरुआत TCF में हुई 2016 से। आप शायद ICI वगैरह छोड़कर आई थी कि ये काम करना है ना? तो ऐसे दीवाने बहुत हैं, कोई प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोड़कर आ रहा है, कोई बैंक छोड़कर आ रहा है, कोई ICI छोड़कर, ये उनमें से एक है। आपने इब्तिदा एलुमनाई से की,
और एलुमनाई फंक्शन जो है वो उसको आपके साथ बहुत कुर्बत से मैंने देखा है। बहुत काम जिसको हम रिवॉर्डिंग कहेंगे, दिल बहुत खुश भी होता है मगर दिल बहुत कुड़ता भी है। तो उसमें कोई तजुर्बात आपके ऐसे जो कि दिल बहुत बड़ा भी हो मगर बहुत मुश्किलात से भी आप जब गुजरे, एक आध तजुर्बे के बारे में बताइए। किसी आई थिंक एक तजुर्बे का जिक्र करने से पहले मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस अलुमनाई का सम अप करने की कोशिश करती हूँ। सो जब किसी आप अम्यूज़मेंट पार्क में जाके रोलर कोस्टर में बैठते हैं ना और आपको ऐसी फीलिंग आती है अप एंड डाउन एंड बटरफ्लाइज इन द स्टमक एंड देन नथिंग एल्स। सो सेम वाज द केस विद मी। इट फेल्ट एज इफ कभी हंसी आ रही है, कभी रोना आ रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कभी ऐसा लग रहा है हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इट वॉज an emotional roller coaster ride all along. I have worked 3.5 years in alumni, 4 years in alumni. 4 साल में बस emotions ही emotions रहे हैं, up and down and nothing else. So I think एक जो काम alumni department के वैसे बहुत हज़ारों काम हैं, मगर एक काम जो सबसे emotionally exhausting भी है but equally rewarding is the allocation of tertiary scholarships. सो टर्शरी स्कॉलरशिप्स क्या है? सिंपली पुट, यूनिवर्सिटी में बच्चों को दाखिले जब हो जाते हैं उनको हम पैसे देते हैं टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। पैसे ऑब्वियसली थोड़े होते हैं, दाखिले ज़्यादा होते हैं। उनका सही इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे होती है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह मियाँ ने तो इस दुनिया में भी नहीं छोड़ना और बाद में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उसी चीज़ को आगे लेते हुए बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस रिसर्च करके सर्वे किया, रिसर्च किया, ये देखा कि जो फुल ब्राइट है वो कैसे अपने स्कॉलरशिप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है, उनके अलुमनाई को साथ मिलाया, फिर अपना एक प्रोसेस पूरा डिज़ाइन किया। उस प्रोसेस पे अब अल्लाह का शुक्र है, हमें बहुत यकीन है कि अब उस प्रोसेस को हम एग्जैक्टली फॉलो करेंगे। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम बिल्कुल उस प्रोसेस के हिसाब से करते हैं। But हाँ, one experience you asked या one story which you asked, I think in जो सबसे ज़्यादा heartening story या सबसे ज़्यादा things which really still I feel like super proud of is the story of सारा। सारा जो है, सारा की कहानी ऐसे शुरू होती है कि सारा जो है थरपारकर से ताल्लुक़ रखती है। सारा का हमेशा से ख्वाब था कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। सारा ने बहुत मेहनत से MBBS की डिग्री में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जिसकी डिग्री कॉस्ट थी 50 लाख रुपए 5 साल की। सारा के अम्मा ने अपना शादी का जेवर बेचा, अब्बा ने घर गिरवी रखवाया और पहले साल की 10 लाख की किस्त अदा कर दी। अब दूसरे साल के तो पैसे थे नहीं, तो क्या करें। दूसरे साल के लिए वो TCF के पास आई। तो मुझे अभी भी याद है कि जब सारा और उसकी अम्मा से मैं मिली थी तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने उनको पूछा कि आपने इतनी महंगी डिग्री में क्यों एडमिशन लिया, मतलब कुछ इंसान सोचता है, कोई फ्यूचर प्लानिंग करता है, तो फ्यूचर प्लान क्या था। मैंने कहा हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, आपको शायद पता नहीं है कि हम जिस गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। सारा का कहना यह था कि वहाँ से 50 to 40% जो हैं वो फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका इंतकाल हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। द क्लोजेस्ट हेल्थ फैसिलिटी, द बेसिक हेल्थ फैसिलिटी इज़ 50 किलोमीटर्स अवे। सो सारा इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर जितनी हेल्प कर सकती थी वो करती रही थी छुट्टियों में जाके, बट दिस वॉज हर ओनली मोटिवेशन। उसका काम उसको करना ही उस इलाके में काम था। उसने कहा मुझे करना ही यही काम है, बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे पता है इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, कोई और नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली TCF being TCF, not easy to motivate people to give money on this. So obviously policy को हमने अपने review किया, because with policy again the biggest struggle of alumni department is whether supporting एक बच्चे की 50 लाख की डिग्री या 5 बच्चों की 10 लाख की डिग्री। So it's a trade off. So policy को revise किया, quota system built in किया to support expensive degrees। ये सोचा कि कम्प्लीटली मना नहीं करेंगे एक्सपेंसिव डिग्री वाले बच्चों का जिन्होंने इतनी मुश्किल से दाखिला लिया है, एक कोटे सिस्टम के तहत। और उस कोटा सिस्टम में उन पैसों को लेने के लिए उन बच्चों का रिगर, इंटरव्यू प्रोसेस, हर चीज़ उनसे कहीं बहुत ज़्यादा होगा जो कि नॉर्मल लोग बच्चों का होता है। अब सारा माशाल्लाह से जून में ग्रेजुएट करेगी, जाती है अपने गांव में, छोटा सा उसने अपने घर में ही एक क्लिनिक खोला हुआ है, वहाँ पे विमेन हेल्थ की उसने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं सारी। जाती है अपने गांव में प्रैक्टिस करती है। अब उसका इरादा यही है कि हाउस जॉब करने के बाद फिर वो वहाँ पे इंशाल्लाह जाएगी।
तो ये वजह आपका एलुमनाई का तजुर्बा रहा, मगर एलुमनाई में जब आपको 2-2.5 साल हुए थे तो पहला क्राइसिस आया और फिर दूसरा क्राइसिस आया। आपको क्राइसिस के अंदर कूदने का शौक भी बहुत है ना? तो जब कोविड वाला हुआ, जब आपको कहा तो आपने कहा जी बिल्कुल काम करना है, और फिर फ्लड में भी कहा तो आपने कहा बिल्कुल करना है। तो इसमें मैं कह रहा था कि एक तो ट्रेंचेस जो कि फ्रंट लाइन पे काम होता है, मगर बैकग्राउंड में कोविड के दौरान, फ्लड रिलीफ के दौरान आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रही हैं बहुत सारे लोग जो कि बैकग्राउंड में, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे एलुमनाई टीम हो, चाहे एलएलएस टीम हो, बैकग्राउंड में क्या होता रहा, किस तरह होता रहा टू इनेबल ऑल ऑफ दीज रिलीफ प्रोग्राम्स, वो बताइए सबको। किसी ने बहुत एप्टली आज मुझे कहा कि तुम तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो या सो आई थिंक कोविड वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज कोविड में जब सारी टीम्स टीसीएफ की ये सोच रही थी कि हमने रिमोटली काम कैसे करना है, सो फाइनेंस की टीम, रीजनल टीम और अलुमनाई टीम आधा काम कर चुकी थी। एक हफ्ते के अंदर रियाज साहब के साथ मिलके फ़ोन के ऊपर वर्चुअली एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, फाइनेंस के साथ मिलके ये देखना कि कैश ट्रांसफर्स किस तरह होंगे, जैज़ कैश से बात करना, रीजनल टीम के साथ मिलके ये डिसाइड करना कि सर्विस किस तरह होंगे, बेनिफिशरीज किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल ऑफ दिस वाज डन वाइल वी हैड आवर किड्स एट होम वर्किंग विद अस अलोंगसाइड इन द लैपटॉप। सारी मीटिंग्स हमने अपने बच्चों के साथ अटेंड की हैं, और वजीहा के 2 बेटे हम सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ आराम से पाए जाते हैं, तो ये आपको कहानियाँ सारी बातें टीसीएफ फेमस है मेरे दोनों बच्चे। One is 4.5 years old and now the other one is 8.5. So उसी दौरान I think the best part about TCF is the swift response. ऐसा लगता है कि शायद सारी ज़िंदगी हम कोविड रिलीफ ही कर रहे थे, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। So या मतलब कोविड का इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। इसी तरह सिमिलर स्टोरी ही कुछ फ्लड रिलीफ की भी रही है। बाकी एनजीओज़ अभी सोच रही थी कि अच्छा हमने राशन करना है तो हमने कहाँ तक लेके जाना है, तो कौन सी रोड ठीक है, तो कौन सा कहाँ से राशन प्रिक्योर करना है, तो क्या होना है। सो अगेन वो वही चीज़ थी कि वी हैड अ प्रोग्राम इन हैंड, एंड ऑल क्रेडिट्स टू द रीजनल टीम एंड द फाइनेंस टीम कि इतनी देर में रातों लगा के, रियाज साहब बहुत सोए हैं उन रातों में, बाय द वे हम नहीं सोए, तो रातें लगा के प्रोग्राम इन हैंड। जो बैक ऑफिस की आई थिंक स्टोरी जो होती है वो शायद फ्रंट में इतनी नज़र नहीं आती, बिकॉज ऑब्वियसली वॉट वी आर प्लेइंग इज़ विद डेटा। हम डेटा क्रंचिंग कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं फ्रंट ऑफिस से, फ्रंट लाइन से, बट आई ऑल्सो थिंक कि फ्रंट लाइन्स पे in order for us to be effective, back office has to be effective. So एक ये हाँ ओके, सो बेसिकली ये कोविड रिलीफ की पिक्चर है। ये हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी रेहरी गोट के अंदर। केआरटी, अभी अदनान अजहर साहब यहाँ बैठे हुए कहीं पे, या सो केआरटी के साथ मिलके हमने कोविड रिलीफ में राशन डिस्ट्रीब्यूशन की थी रेहरी गोट में। What happened was कि the truck got stuck within the rangers and other authorities were not letting the truck go. So जिस टाइम पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान थी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम जनरली रात को करते थे ताकि ऐसा ना हो कि सबसे ताकतवर जो है वो सबसे आके पहले छीन के ले जाए, और रात को हम बहुत स्टेबलाइज तरीके से लिस्ट के थ्रू हम करते थे। सो वो रात को सारे हमारे बेनिफिशरीज तो लाइन अप थे मगर ट्रक नहीं पहुंच पाया। तो ये हमारे अपने एक टीम मेंबर की तस्वीर है जो कि ट्रक में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है राशन की, एंड इवेंचुअली दिस इज़ अ कोविड ट्रांसफ़र पिक्चर। बेसिकली जब कैश ट्रांसफ़र्स हो रहे थे तो कंप्लीट पाकिस्तान में लॉकडाउन था। कोई दुकान नहीं खुल सकती थी, कोई कुछ भी नहीं, लाइक नथिंग कैन ओपन। सो एक गैराज आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, वहाँ पे जैज़ कैश के लोगों को और हमारी अपनी टीम ने वहाँ से आके 5-5 लोगों को हम बुलाते थे एंड 5-5 लोगों को हम ट्रांसफ़र करते थे, बिकॉज अगेन पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं थी ऑफ मोर पीपल। सो दिस इज़ हाउ कैश ट्रांसफर्स वर डन ड्यूरिंग कोविड। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी हैड इंटरेस्टिंग टाइम्स। और साथ साथ हमारे जो दोस्त ज़िया अब्बास साहब हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत शफ़क़त से बात करते हैं, मगर कहते हैं भाई देखो अब जब ये डोनेशन आ रही है तो उनको हमने रिपोर्ट भी देना है और उनको हमने ये कट्स भी कि प्रोफेशन क्या है और कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो ये जो खूबसूरत डैशबोर्ड्स आपने बनाए हैं इस सिलसिले में, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा कि ये कितना मुश्किल होता है इसको टर्न अराउंड करना,
क्योंकि जो आप सबको रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन डाउन टू द लास्ट डिटेल इन द कॉन्टेक्स्ट जो भी आपने देखा। तो ये तमाम डैशबोर्ड्स बनाने का काम जो है सब वजिया की टीम करती है, जो कि आप तक पहुंच पाता है माशाल्लाह। सो वेरी वेल डन टू यू। आखिर में वजिया जिक्र ज़रा वो कीजिएगा जब कराची से हमने फ्लड रिलीफ के लिए अपना पहला पार्सल भिजवाया था। मैं अभी उस पर आ रही थी, बिकॉज रियाज साहब तो उस टाइम पे जो है वो सो रहे थे। देखिए मैं रात को 12 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना तो शायद थोड़ा सा जायज़ है, इन खातून के लिहाज से नहीं है वो जायज़, तो मैं क्या कह सकता हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ। पहला हमारे ट्रक का जब कॉन्वॉय निकला तो हमारे हिसाब से 4 घंटे का रास्ता या 6 घंटे का रास्ता था, तो हमने अपनी सारी चीज़ें उस हिसाब से प्लान की हुई थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज रास्ते इतने ख़राब थे कि उस ट्रक के कॉन्वॉय को 6 दिन लग गए वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आई थिंक वो 6 दिन और 6 रात मेरी और रुस्तम की में तो हम 1-1 घंटा ही सोए हैं शायद। बट या वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड, बिकॉज अगेन वहाँ से आपकी कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन मैनेज करना, बिकॉज आपने सारी लिस्ट रेडी की हुई होती है एरिया टीम्स के लिए, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड। सो रुस्तम विल टेल यू मोर अबाउट इंटरेस्टिंग टाइम्स ही हैड ड्यूरिंग राशन। जी रुस्तम साहब, तो जो ट्रक चल के 6 घंटे में पहुंचना था वो 6 दिन बाद पहुंचा, आप थे ऑन ग्राउंड, तो ज़रा बतलाइए कि किस कम्युनिटी में थे, वहाँ क्या हो रहा था, आपने हमें पूरा किस्सा उसका बताया था। जी सर, बेसिकली ट्रक्स की देर की वजह से जो हम पे गुजरी है वो हम बताने जा रहे हैं। जिस तरह वजिया साहबा ने बताया कि जो फ्लड के हालात ऐसे हुए जो इनिशियली जो है इस मरतबा 2010 में INGOs को भी सपोर्ट को अप्रूवल मिला था, वो भी सपोर्ट के लिए ग्राउंड पर थे, लेकिन इस मरतबा इंटरनेशनल NGOs की सपोर्ट ग्राउंड पे नहीं थी। और हमें जैसे फ्लड स्टार्ट हुआ हमारा फोकस था स्कूल्स, कोशिश कर रहे थे कि स्कूल के अंदर पानी वगैरह ना जाए, स्कूल बच जाएं, लेकिन वो हमारे स्कूल को ज़्यादातर स्कूल जो है अंडर वाटर चले गए थे, कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। ओवरऑल सिनेरियो पूरे सिंध का और बलूचिस्तान का इस तरह का था कि लोगों के घर डूब चुके थे, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, ज़मीन है, वो भी डूब चुकी थी, जानवर मर चुके थे सारे, वो अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के उसमें थे। तो इनिशियल स्टेज में हमें इंस्ट्रक्शंस मिली कि TCF की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि स्कूल को आप शेल्टर के तौर पर भी दे सकते हैं कम्युनिटी को, ताकि लोगों की लाइफ बच सके। फ़िलहाल ज़ाहिर है स्कूल तो नहीं चल सकते। और दूसरे मरहले में हमने ये सोचा था कि उन लोगों तक पहुंचना है, उनकी डेटा कलेक्ट करनी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था जब तक राशन पहुँचे, कोई सपोर्ट पहुँचे, तो हम कोई ऑथेंटिक डेटा हाथ करें। तो हमारे पास एक ही सोर्स था, वो हमारे बच्चे थे, उन जिनकी डेटा हमारे पास थी, उनके पेरेंट्स और उनके नंबर्स थे, क्योंकि कम्युनिटी सारी वहाँ से जा चुकी थी हर इलाके से। लेकिन हमने अपने स्कूल की जो टीम थी उसको फोकल पर्सन बना के डेटा एज ए डेटा कलेक्टर छोड़ा हुआ था। एडमिन असिस्टेंट्स, वॉचमैन्स और ड्राइवर्स वगैरह को वहाँ ग्रास रूट लेवल पर लगाया ताकि अपनी डेटा को अप्रोच करें। उसी दौरान बहुत ज़्यादा वाक़यात, बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल को ढूंढ रहे थे। मैं उन्हीं दिनों में जब तक ट्रक्स यहाँ से निकल चुके थे, ज़ाहिर है इनिशियल स्टेज था, और हमें कहा गया कि कोई डेटा हाथ करें, पहले अपने बच्चों के पेरेंट्स तक पहुँचे। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहूँगा। वसीम मलूक शाह टंडू मोहम्मद खान से 21 किलोमीटर्स के फासले पे है। कमर जमा शाह जो मिनिस्टर साहब हैं उनका गाँव है, वो हमारा PSO के कैंपस है, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से। जब तकरीबन 500 बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि सारी आसपास की कम्युनिटीज़ अंडर वाटर हैं, लोग पहाड़ों की तरफ जा चुके हैं और रोड्स पर आ चुके हैं। इवन अच्छी खाने पीने वाले घराने भी रोड्स पर आ चुके हैं। और हमने सोचा कि सबसे पहले अप्रोच किया कि लोगों तक पहुँचें, तो हमें कोई नंबर नहीं मिला। एक हमारे बच्ची थी, बहन और भाई थे, मुर्तज़ा और मरियम, उनके वालिद का नंबर मिला और उन्होंने कहा कि हम दरिया के किनारे पे झुप्पड़पट्टी है, उसमें वहाँ पे तकरीबन 20 फैमिलीज़ हैं, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर आप आ सकें तो हमारे पास पहुँचें। तो वहाँ का जो एडमिन असिस्टेंट था उसको रास्ते का पता था, लेकिन हम लोग कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह तो नहीं थी, पैदल हम गए। 1 किलोमीटर का सफ़र हमने 2 घंटे में तय किया।
इतनी मुश्किल के साथ बाद हम वहाँ जब पहुँचे तो आप यकीन मानिए कि जो सूरत हाल थी बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त। एक बूढ़ी नानी, उनकी नानी थी, वो बेचारी तड़प रही थी एक झुग्गी के अंदर और लकड़ियों के अंदर बनाया हुआ था, और हमारी बच्ची जो है मरियम और जो है मुर्तज़ा, वो और उनका एक भाई जो है वो फालिज में शुरू से ही उसको फालिज हो चुका था। उनके वालिद साहब ने कहा कि हम 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कोई भी नहीं पहुंचा है, और बरसात का पानी पी रहे हैं, और हमें बहुत दुख हुआ और हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए। उस दिन वापस चले गए। अब तक हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमसे किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो हमने वहीं पे लोकली सतह पे हमारे स्टाफ ने, हमने मिलके और गांव का 1-2 मुखिया हजरात से उनसे मिलके हमने पका हुआ खाना बनवाया। तकरीबन 10, 15, 20 फैमिली से जो हम कर सकते थे, पुराने कपड़े जो हम कर सकते थे थोड़ा बहुत, हम लेके वहाँ तक पहुँचे और हमने उनके साथ खाना खाया। सब ने मिल के हमने दस्तरखान बनाया और उनके आंखों में आंसू भी थे, हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। तो मैंने कहा कि ये आप ऐसे बोला कि आप लोग आए हो, थोड़ी सी उम्मीद की किरण थोड़ी सी नज़र आ रही है, बाकी हमारा खुदा है। हर चीज़ छोड़ के आए, घर भी डूब चुका है, जानवर भी, बच्चे भी। मैंने बोला हम लोग यहाँ पहुँचे, इंशाल्लाह ताला हम जो कर सके आपकी सपोर्ट करेंगे। तो इस सिलसिले में जब तक ट्रक भी आ चुके थे और हमारे पास ऑथेंटिक डेटा भी मौजूद थी, और हमने न सिर्फ TCF कम्युनिटीज़ को और उस गांव में रहने वाले दूसरी कम्युनिटीज़ को, दूसरे पेरेंट्स को, इवन जो है जो स्पेशल लोग, जो फिज़िकली डिसेबल पर्सन, उन तक पहुँचे। इवन जो ट्रेन के अंदर जो 4 महीने ट्रेनें नहीं चली थी, उसका जो कुलीज़ है वहाँ तक भी पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट की और ये सारा सामान वहाँ तक पहुँचाया। एक छोटा सा वाक़या, डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हमें बहुत प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया था। हमारे साथ रेंजर्स और फोर्सेस भी साथ हुआ करती थी, लेकिन एक दिन फोर्सेस रेंजर्स की जो है ड्यूटी, उनके कोई अफसर आए हुए थे, वो हमें नहीं प्रोटोकॉल नहीं दे सके। तो मैं अकेला ही, मैंने बोला कोई मसला नहीं है, इतना तजर्बा है, कर लेंगे। तो वहाँ 300 लोगों का सामान था और 3000 लोग आ चुके थे। फिर जो है 2 घंटे के बाद कपड़े मंगवाए घर से चेंज करने के लिए। जी, तस्वीरें देखी थी हमने आपकी, बहुत मसले में थे। तो ये तो आपका फ्लड रिलीफ से काम हो रहा था, मगर उस दौरान हमारे स्कूल भी डूबे हुए थे और काफ़ी स्कूलों के अंदर बहुत सारे मसाइल है। आप हमें बता रहे थे हमारे इंडस मोटर वाले कैंपस का, इस कैंपस का। यस सर। इसकी कहानी बताइए कि क्या हुआ। जी सर, ये इंडस मोटर स्कूल हबीब फार्म, ये हमारा हैदराबाद से 17 किलोमीटर के फासले पे थोड़ा सा पहाड़ी में जाके है और दरिया सिंध के किनारे पे है। और जैसे फ्लड की इतला हुई, सारे हम प्रिकॉशंस के तौर पर हमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई RM साहब की तरफ से कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो आप खाली करवा दें। हमने पूरा सामान, अपना स्टॉक वगैरह, फर्नीचर वगैरह फर्स्ट फ्लोर के सारे स्कूल के रखवा दिया था। तो अचानक 2 दिन के बाद पता चला, रात को देर से ही मैसेज आया कि जो दरिया का एक बंद टूट चुका है, उसकी वजह से पानी पूरा स्कूल के अंदर आ चुका है। तो हमने पूरी कोशिश की। अब दरिया का जो पानी की सतह वो भी बढ़ रही थी, स्कूल अंडर 9 फुट तक अंदर पानी था। आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो पूरा जो हमारे क्लासरूम सारे अंडर वाटर थे, और सर कोई रास्ते सारे बंद थे, कम्युनिटी सारी जा चुकी थी। हमने अपने घर वगैरह छोड़ के सारे पहाड़ी इलाकों की तरफ, किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा था। हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे, या तो छोड़ दें, ये वाटर एवापोरेट होगा, खुद ही निकल जाएगा। दूसरा तरीका था कि हम रिसोर्सेज इख्तियार करें, कुछ ना कोई और हल निकालें। हम तकरीबन 10 दिन के बाद हमारा रब्ता हुआ कम्युनिटी के कुछ लोगों से। वहाँ रमज़ान बिरोई साहब है, फोकल पर्सन थे, जो लोगों को पहाड़ी तक पहुँचा रहे थे, उनकी जो थोड़ी बहुत सपोर्ट करना कर रहे थे। हमने उनसे भी रब्ता किया, हमारे बच्चों से भी मिले, पेरेंट्स से भी मिले, लेकिन जो है उस वक्त तो उनको बेसिक नीड की ज़रूरत थी, फूड वगैरह, जो डेटा वगैरह लेना तो हमने लिया। और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हमने ये किया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से रब्ता किया। जब तक हमारी सपोर्ट आ जाती, हमने DCO, TMO जो है और म्यूनसिपल कमेटी, आबपाशी जो इरिगेशन के जो इंजीनियर्स हैं उनसे रब्ता किया, प्लस में कम्युनिटी से भी रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आबपाशी के इंजीनियर ने कहा कि ये आपका पानी जो है, मैंने बोला ये तो स्कूल इस तरह रहेगा तो ये हमारा स्कूल पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पानी 2 महीने निकाल तरीके से। उन्होंने कहा 2 तरीके हैं, एक तो जो पानी जहाँ से आ रहा है दरिया के किनारे से वो बंद किया जाए, दूसरा तरीका इसको हम डी वाटरिंग करेंगे, उसका सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। तो पुल वो जो बंद करने के लिए तकरीबन 100 लोग चाहिए थे,
जो बंद करना चाहिए वो 4 से 5 घंटे का काम था, उसमें मड फिलिंग वगैरह, उसमें पूरे गांव वाले जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनने हम सब ने मिल के जो है वो बंद करवाया, पानी बिल्कुल पहले बंद किया। और उसके बाद आप पाशिकी जी ने कहा कि अगर मुझे 3 दिन के लिए मशीनरी की अलो डिप्टी कमिश्नर अगर दे दें तो मैं आपका ये पानी पास पड़े हुए छोटे से जो डैम है उसमें जो उस तरफ जो है डिवाटरिंग कर दूंगा। और हमने रिक्वेस्ट की डीसीओ साहब से, उन्होंने हमें अप्रूवल दिया। 3 दिन के अंदर वो स्कूल जिसके लिए हम पैरेलली हमारी मैनेजमेंट ने हमें टेंट स्कूलिंग का परमिशन दे दी थी, टेंट का अप्रूव आर्डर्स भी दे दिए थे कि हम ये सारे स्कूल आने वाले 6 महीने तक वो चलाएंगे अंडर जो है टेंट्स के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 21 डेज़ में हमारा स्कूल डिवाटरिंग में हुआ। और वो और अब आज ये स्कूल ऐसा दिखता है। इसी दौरान एक बड़े जज्बाती मंजर जब नज़र आए कि हम पहाड़ी किनारे पे गए तो हमारी टीचर जो अक्सा, जो लोकल टीचर्स थी अक्सा और दुआ, वो अपने अपने घरों में बच्चों को पढ़ा रही हैं। किसी कोई 5 बच्चे बिठा के बैठी है, कोई 20 बिठा के बैठी है। तो कह रही है इसके बगैर हमें मज़ा ही नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह सर का 2 दिन पहले की फिगर है कि 404 बच्चे यहाँ पे हैं। तो नर्सरी से लेकर शशम तक ये स्कूल चल रहा है और जिसमें 209 बच्चियाँ हैं और 195 जो है ना बच्चे हैं, बॉयज़ हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो रुस्तम, आपका ये काम तो फ्लड का है, मगर आप फ्लड कमिश्नर तो है नहीं, आप तो एरिया कंप्लाइंस मैनेजर हैं। और एरिया कंप्लाइंस मैनेजर की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिवली, जिस तरह हम कहते हैं एरिया एजुकेशन मैनेजर एजुकेशन देखता है, कंप्लाइंस मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अमूर देखता है। तो उसमें आपकी ज़िंदगी में दसियों के बखेड़े और रोज़ के शुरू इस में स्कूल की आप हमें कहानी बता रहे थे कि इसकी अपनी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, वो बताइए। यस, इंटरेस्टिंग। बेसिकली जिस तरह जोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं पूरे मुल्क की सूरत हाल की, डिस्ट्रिक्ट अलग हैं, उनके जो सियासी मसाइल भी अलग हैं, समाजी मसाइल भी अलग हैं। इसी तरह हमारे हर स्कूल के मसले अपने अलग अलग हैं। कोई डिस्टेंसिंग है, कोई फ्लड में है, कोई किस तरह। तो सबसे पहले तो मैं एसीएम के हवाले से मुझे पहले बताया गया था आपको सिर्फ अपनी एईएम साहबा को सपोर्ट करना है ताकि वो अपनी एकेडमिक जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से पूरी कर सकें। उसको मॉरल सपोर्ट देनी है, दूसरी जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी मुझे 2010 और कोविड और इसके बाद लगता है हम रिस्क मैनेजर भी बहुत कुछ बन गया। तो सर एक वाक़या बताना चाहूँगा कि हमारा एक स्कूल है 7 शरीफ से आगे झांगारा बाजारा और उससे पहाड़ी इलाके में अंदर जाके हमारे 2 स्कूल हैं, नैंग है कई का वाक़या मैं बताऊंगा कि जब भी मैं 2017 में मेरे इंटरव्यू के दौरान ही मुझे जो है बताया गया था कि आपके 2-3 स्कूल बहुत ही चैलेंजिंग है, आपका टारगेट यही है कि इस स्कूल में बच्चे लाने हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है ना बिल्कुल बंद होने के बराबर है। स्टाफ भी है, एक्सपेंसेस भी सेम जा रहे हैं, बिल्डिंग भी है, सारे रिसोर्सेज है, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो हुआ ये कि मैंने प्लान बनाया, नवाब शाह एरिया मुझे दिया गया, मैंने प्लान बनाया सबसे पहले इस स्कूल को विज़िट करने काई को। मैं तकरीबन एरिया ऑफिस से 175 किलोमीटर के फासला करके उस स्कूल पहुंचा। 7 शरीफ से अंदर जाके बाद में कोई मुझे गाड़ी नज़र नहीं आई, कोई बाइक नज़र नहीं आई और मैं कंटिन्यूस सफ़र करता रहा। तो काई स्कूल जब पहुंचा तो वहाँ प्रिंसिपल साहिबा और 4 टीचर्स बैठी हुई थी, कोई 30 बच्चे बैठे हुए थे। कोई स्कूल की सफाई सुथराई भी खास नहीं थी और जो है बच्चों के अंदर जो यूनिफॉर्म या डिसिप्लिन वगैरह नहीं था, रिकॉर्ड वगैरह चेक किया वो भी सही नहीं था। मैंने देखा कि जो स्कूल के तदरीसी और इंतज़ामी मामलात सही नहीं हैं। कम्युनिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि स्कूल बहुत दूर है, 54 किलोमीटर 7 से बच्चियाँ आती हैं और कम्युनिटी वाले कबायली इलाके के लोग हैं, ये कबायली झगड़े हो जाते हैं, यहाँ पे एक मर्डर भी हुआ है। प्रिंसिपल साहिबा मुझे बता कम रही थी, डरा ज़्यादा रही थी। तो एक एरिया मैनेजर को 1 साल पहले ही उन्होंने बंद भी कर दिया था। तो उसी दौरान मैंने दरवाजे की तरफ देखा, मुझे बहुत दूर नज़र आ रहा था। तो लेकिन मैंने पूरी बात सुनी और उसके बाद मैंने एनालाइज़ किया कि यहाँ पे मसला कुछ और है, कम्युनिटी और स्कूल का आपस में रिलेशन नहीं है। और उस सिलसिले में मैंने सोचा कि मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, कोई भी बात छोटी बड़ी नहीं होती। और मैंने असद साहब के वो
अल्फाज मेरे जहन में आए कि फोकस करना है, फॉलो अप लेना है बस। तो मैंने काम को, मैं अपनी एरिया की टीम को इन्वॉल्व किया, मैं खुद इन्वॉल्व हुआ, स्कूल की टीम को इन्वॉल्व किया। एईएम साहिबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पूरी स्कूल के अंदर के मामलात की, टीचर्स की हाज़िरी, क्लीननेस और स्टॉक वगैरह जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज वहाँ पे स्कूल में होने चाहिए वो मैंने अपने आप को और अपने एडमिन असिस्टेंट को मुख्तस कर दिया कम्युनिटी के लिए। और प्लस में हमने कोशिश की, अब मैंने सोचा कि यहाँ पर फोकल पर्सन कौन है। वहाँ पे कबायली सिस्टम था, उनके सरदार के अलावा कोई बात नहीं चलती थी। सरदार की ज़मीन दी हुई थी और प्रिंसिपल साहिबा का ये भी कहना था कि इवन वॉचमैन और आयाज भी मेरा कहना नहीं मानते। तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल था, अभी स्कूल चलाना भी है। हमने आस्ते आस्ते कम्युनिटी भी जाना शुरू किया। पहले उनके उताक पे गए, बाद में उनका एक मेला लगा था, वहाँ पे भी स्पेशली वहाँ पे मेले में चला गया, नमाज़ें उनके साथ पढ़ना शुरू की। और उसके बाद जो है उनका एक हमारे इंटीरियर सिंध में 2 लोगों को बहुत लाइक किया जाता है, एक उनकी गमी में आए, एक उनकी खुशी में आए। तो वहाँ पे उनकी जो ही फौतगी भी हो गई तो भी हम वहाँ जाने लगे, कुछ शादियों में भी जाने लगे। इस तरह आस्ते आस्ते हमारा इंटरेक्शन थोड़ा बहुत बढ़ा। और इसी दौरान हमें पता चला कि 135 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उस गांव के, और 2 बच्चियां जो है वो इंटर पास हैं, उनकी फैमिली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर मुझे पता चला कि ये सारा कारनामा मेरी प्रिंसिपल साहिबा का था। तो लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की थी। फिर मैंने एक दिन का सरदार साहब से अप्रोच की, सरदार साहब ने बिल्कुल जवाब दिया, बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है। दोबारा मैंने कहा कि सर थोड़ा सा मिल लेते हैं। एक दिन मैंने उनके वालिद साहब के नाम ही क्रिकेट मैच रखवाया उसी गांव में, जो मरहूम मैंने तो उसमें सरदार साहब भी आए और पूरे गांव के लोग भी आए। बहुत अच्छा मैच रहा। लेकिन मैच जैसे क्रिकेट मैच ख़त्म हुआ तो सरदार साहब ने कहा कि आप मेरी उताक में आएँ, चाय पी के जाएँ हमारी। मेरे शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो बातों ही बातों में मैंने कहा कि सरदार साहब आपसे बात करनी है। बोला क्या बात करनी? मैंने बोला सर ये स्कूल आपके वालिद साहब के नाम है और आपके वालिद साहब को अल्लाह में जन्नत नसीब अदा फरमाए, इसमें जो भी बच्चा पढ़ेगा उसका सवाब होगा पूरा। वो वहाँ से शुरुआत की मैंने। तो सरदार साहब बिल्कुल सुनते रहे उसको। उसके बाद मैंने कहा कि जो लोग काम करते हैं वो आपका नाम लेके, वॉचमैन है सफाई नहीं है, वाशरूम साफ़ नहीं है, क्लासरूम की हालत कंडीशन नहीं है, एडमिन यहाँ का काम नहीं करता, बच्चियाँ 54 किलोमीटर तय करके आती हैं, उनको आप यहाँ के लोग हिरासा करते हैं। बच्चे 135 बच्चे, ये मैं लिस्ट लेके आया हूँ, ये उनके वालिदैन बैठे हैं, ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। 2 बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, उनको हम जॉब देने के लिए तैयार हैं। हमारे स्कूल में एक बहुत ही अच्छे पाकिस्तान लेवल के अच्छे स्कूल में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी मौजूद हैं। अपना सोलर सिस्टम है, फर्नीचर है, बुक्स हैं, कुछ सारे क्लासरूम्स हैं, बाउंड्री वाल है, अपना ग्राउंड है, गाड़ी दे रहे हैं। हाकिम खान सरदार हाकिम खान नवानी साहब अभी एमपीए की सीट पे भी खड़े हुए, वो खुद ही थे साहब। तो मुझे उन्होंने कहा कि रुस्तम साहब आप मुझे एक काम करें, 1 दिन दे दें, आप 1 दिन दे दें, 1 दिन के बाद दूसरे दिन आप यहाँ आ जाएं। मैं सर यकीन मानिए एरिया की टीम के साथ जब गया तो मंज़र कुछ डिफरेंट था। स्कूल की पूरी सफाई की हुई थी। हाकिम खान ने अपने वालिद साहब के नाम खैरात की 2 देगें चढ़ाई हुई थी, पूरे मोहल्ले वाले वहाँ थे। और उसी दिन हमारे स्कूल में 40 बच्चों की एडमिशन हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हाकिम खान ने रिटन में दिया कि आज के बाद स्कूल के मामलात में हमारा कोई गांव का बंदा इंटरफेयर नहीं करेगा। अब हमारा कोई मसला होता है पहले हम हाकिम खान को ही फ़ोन कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्टेंसिंग स्कूल है। और उसमें प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये भी कहा था कि एरिया की टीम कम आती है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। हमने अपने विज़िट्स भी बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल में 185 बच्चे हैं और उनके नताइज बहुत अच्छे हैं। उनकी ऑडिट 90% आई है। सॉरी सर ज़्यादा टाइम लिया तो। इसमें तो आ रही है।
जी, इस दौरान आवाज़ नहीं आ रही, मैं ये शुरू कर सकता हूँ। तो हमारी अगली गुफ्तगू है फौजिया साहब। जी सर। जी, तो अब तक जो हमने कहानियाँ सुनी वो फ्लैगशिप प्रोग्राम के और फ्लैगशिप प्रोग्राम के मुख्तलिफ स्कूलों की थी। अब हम चलते हैं ज़रा पार्टनरशिप पे, और फौजी साहिबा हमारे पास पंजाब के अपना स्कूल से आई हुई हैं। पहले तो खुश आमदीद कराची पे। कराची में इनका पहला विज़िट है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराची आई हैं। थैंक यू। तो फौजी साहिबा, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ज़िक्र ये किया कि ये ख़ातून जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखती हैं। कौन है, क्या किस्सा है, बताइए। ये खातून मेरी खाला है जिन्होंने मुझे बचपन में अडॉप्ट किया था, गोद लिया था। मैडम ऊपर लिखना पड़ेगा। ये मेरी खाला है जिन्होंने मुझे गोद लिया था क्योंकि इनकी अपनी औलाद नहीं थी और मेरे खालू की बहुत पहले मतलब डेथ हो गई थी 2005 में। तो एज अ सिंगल मदर उन्होंने मुझे मेरी परवरिश की और मेरी तालीम तरबियत की। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि मेरे जो ददियाल फैमिली थी मेरे अब्बू की तरफ से, वहाँ पे लड़कियों की तालीम पे पाबंदी थी। इवन कि मेरी जो हालत थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी अम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी और बाकी भी जो फैमिली मेम्बर थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, और स्पेशली लड़कियों पे पाबंदी थी कि वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो जब मेरी खाला ने मुझे गोद लिया तो उनका गोद लेने का मकसद ही यही था कि मैंने इस बच्ची को पढ़ाना है और इसको मैंने तालीम दिलानी है किसी भी तरह करके। लेकिन मेरे अबू किसी भी तरह एग्री नहीं हो रहे थे। उन्होंने उनसे नाराज़गी कर ली कि नहीं, ये मेरी बेटी है, आप बेशक आपने इनको गोद लिया लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर आप इनको स्कूल नहीं भेज सकते। तो मैंने अपने विलेज, मेरा ताल्लुक़ ज़िला अटक से है, ज़िला अटक की तहसील पिंडी गेब के साथ एक गांव है तूत, मैं वहाँ की रहायशी हूँ, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पे है, यानी कि 3 घंटे का सफ़र है मेरे गांव तक, और मेरा स्कूल उससे भी आगे है। इसको आप पंजाब का आखिरी कोना कह सकते हैं जहाँ पे मेरा स्कूल है, ढोक रहमत। तो मेरी खाला ने हमेशा मेरे लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये तालीम हासिल करेगी और मैं इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूँगी। इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव से ही हासिल की। मेरे गांव में मिडिल तक क्लासेस थी, 8वीं जमात तक मैंने अपने गांव में तालीम हासिल की। उसके बाद मेरी खाला जो थी वो एक खुददार खातून थी और मेहनती भी थी, खेतों में काम करती थी, और मेरे नाना अब्बू की डेथ क्योंकि बहुत पहले हो चुकी थी और खालू भी नहीं थे तो सारे अखराजात वो खुद ही कवर करती थी। खेतों में काम किया, मवेशी रखे हुए थे, कुछ उनसे वो हासिल होती थी जो भी उनको इनकम वगैरह। इसके अलावा वो कपड़ों की सिलाई करती थी, बहुत अच्छी टेलर थी, लेडीज़ के कपड़े भी सिलाई करती थी और जेंट्स के कपड़े भी सिलाई कर लेती थी। तो वहाँ से जो भी अर्निंग होती थी उन्होंने सारी अपनी अर्निंग मेरी एजुकेशन पे इन्वेस्ट की। जब मैंने मैट्रिक किया तो मैट्रिक के बाद मैंने भी एज अ प्राइवेट टीचर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। मैट्रिक के बाद मैंने अपनी तालीम ऐसे हासिल की कि मॉर्निंग में मेरी खाला जो थी वो खेतों में काम करती थी और मैं उनकी जगह पे घर संभालती थी, और इवनिंग में मेरे साथ वो 2 घंटे जाती थी एकेडमी में, जहाँ पे 2 घंटे एज अ ट्यूशन पढ़ के मैंने इंटर किया, उसके बाद बैचलर किया। तो मैट्रिक के बाद जितनी भी तालीम मैंने हासिल की है वो मैंने ख़ुद मतलब अपनी अर्निंग भी साथ साथ की और साथ साथ अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, क्योंकि मुझे ख़ुद भी शौक़ था और मैं इसलिए भी तालीम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई कि एक बंदे ने अपनी पूरी लाइफ और अपनी ज़िंदगी का सरमाया मुझ पे इन्वेस्ट किया था, तो मुझे उनको कुछ करके दिखाना था, उनका ख्वाब पूरा करना था कि एक खातून ने अपनी पूरी लाइफ, क्योंकि उन्होंने खालू की डेथ के बाद शादी नहीं की थी और मुझ पर ही अपनी लाइफ सारी जो थी वो इन्वेस्ट कर दी थी। तो आपने जिक्र किया बैचलर्स का, मगर एक चीज़ जो आपने नहीं बताई वो आपने मास्टर्स किया और इंग्लिश में किया। वो कैसे किया, वो भी बड़ी मज़ेदार कहानी है, वो भी बताइएगा। एमए इंग्लिश कैसे हुआ? दिलचस्प तजर्बा है मेरी ज़िंदगी का कि बैचलर्स तक तो मैंने तालीम हासिल कर ली थी। तो जैसे एज़ यूजुअल होता है कि मैट्रिक में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ते हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, डिफरेंट होते हैं। लेकिन मास्टर्स का मुझे नहीं पता था कि मास्टर्स आगे लिटरेचर में कैसे करना है, इसमें कितनी बुक्स होंगी। तो माशाल्लाह हमारे एक एकेडमी में सर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं इंग्लिश में मास्टर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी वीकनेस थी कि मुझे इंग्लिश पे कमांड हासिल नहीं थी, इंग्लिश में वीक थी। शौक़ बहुत था कि मेरी इंग्लिश बहुत बेस्ट हो और मैं अच्छा मतलब इंग्लिश में बोल सकूं, लिख सकूं, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कमज़ोर थी, क्योंकि मुझे शुरू से कोई बाकायदा टीचर नहीं मिला था, मैंने अपनी तालीम खुद से हासिल की थी। तो सर ने कहा इंग्लिश की एक ही बुक है, आप एडमिशन लें, पेपर दें, आप मास्टर्स कर लेंगी। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो मुश्किल ही नहीं है, मैंने तो इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, तो इंग्लिश तो बिल्कुल एक बुक है, तो फिर आप फिक्र ही नहीं करें, मैं कर लूँगी। अच्छा, उन्होंने मुझे सिलेबस लिख के दिया, तो
5 पेपर्स होते हैं लिटरेचर पार्ट 1 के, उसमें 5 पेपर्स के लिए कम से कम आपको 30 राइटर्स इंग्लिश के पर पेपर 5 राइटर्स को रीड करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे किया कि जब मैं शॉप पे गई बुक्स लेने गई, मैंने कहा सर मुझे ये बुक्स चाहिए, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे 30 बुक्स दे दी। उन बुक्स का बंडल जब मैंने देखा, मैंने कहा सर मैं तो एक ही बुक लेने आई हूँ, आपने मुझे 30 क्यों दे दी? अब उसमें ये था ना कि ज़ाहिर है मैंने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो पढ़ा नहीं था, मुझे तो कोई पता नहीं था कि आप इंग्लिश में मास्टर्स करने जा रही हूँ, तो ये आगे क्या होगा मेरे साथ। जब 30 बुक्स मैंने देखी तो मेरे तो होश उड़ गया। मैंने कहा ये कैसे होगा, लेकिन साथ में ये भी था कि पूरी फैमिली को पता चल गया था कि इसने इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया है। अब सबके सामने अपनी वो इज्जत भी बचानी थी कि भाई सबको बता चुकी हूँ मैं तो एमए इंग्लिश करने जा रही हूँ, भाई मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश करना है। अब बुक्स एक साइड पे पड़ी थी और फिर मैंने डिसाइड किया भी अब करके दिखाना तो है कुछ भी है। तो उसको मैं अपने इस अल्लामा इकबाल के शेर से रिलेट करना चाहूँगी कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और फिर मेरा इंग्लिश में मास्टर्स हो गया। सो माशाल्लाह बहुत से मसाइल के बीच में वो ख्वाब भी पूरा किया, इंग्लिश में मास्टर्स हो गया। टीसीएफ ज़िंदगी में कैसे आया, और वो भी बड़ा मज़ेदार आपने किस्सा बताए थे, किस तरह आया, क्या मुश्किलात रहीं, और वो पहला फेज़ टीसीएफ का कैसे था वो बताइए सबको। 2016 में टीसीएफ में मैंने एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया और ये तब मेरे इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2 के फाइनल पेपर्स हो रहे थे। और उस दिन मेरा लास्ट पेपर था क्रिटिसिज्म का। मुझे A to Z सब कुछ याद है जैसे कल की बात हो, इवन कि इस बात को 7 ईयर्स हो चुके हैं। तो जब मेरा क्रिटिसिज्म का पेपर था तो उसी दिन टीसीएफ के टेस्ट इंटरव्यूज़ हो रहे थे हमारे तहसील पिंडीगेब में, और मैंने पिंडीगेब में स्टे किया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि ये जो मेरी खाला है ना, ये पैरालाइज थी। इनको 2010 से इनकी हाफ़ बॉडी पैरालाइज हो गई थी, और इस खातून ने अपनी हाफ़ बॉडी जो पैरालाइज थी, जिनको वो मूव भी नहीं कर सकती थी, मेरे साथ ये ट्रैवल भी करती थी, मेरे साथ जाती थी। जब मेरे पेपर्स होते थे, मैंने कहीं क्लास अटेंड करनी होती थी, मैं इनका सहारा थी और ये मेरा सहारा थी। और उसमें आपने बताया था कि जब आपका इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस तो हुआ, मगर जब आप स्कूल में गई तो वो जो स्कूल आपको असाइन किया गया वो कहाँ था, और ये आपके साथ चली थी, उस बारे में बताइए कि वो तजुर्बा क्या था। हाँ, वो ऐसे था सर कि जब अगस्त 2016 में पार्टनरशिप के कुछ स्कूल्स टीसीएफ को हैंड ओवर किए गए, तो उसमें मैंने एज अ प्रिंसिपल फर्स्ट डे मेरा हैंड ओवर वाला दिन था कि गवर्नमेंट के जो टीचर थे उन्होंने हमें स्कूल हैंड ओवर करना था। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे स्कूल का जो नेम है टोकर अहमद वो किस साइड पे है। इतना पता था कि पिंडीगेब के साथ कहीं कोई विलेज है और वहाँ पर वो स्कूल है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ के फ़र्स्ट डे था मेरा वहाँ पर उस स्कूल में जाना। तो मेरी खाला थोड़ा बहुत जानती थी उस इलाके के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे विलेज से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है और हम आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं, तो आपने यही अपना सेंटर रखवाना है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन थे, 3 और स्कूल थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप डॉक्टर अहमद के लिए असाइन कर दो, यहाँ पे आप कर लोगी। तो जब मेरा पहला दिन था मैं स्कूल गई, वो हमने 28 किलोमीटर जो सफ़र था वो हमने पैदल तय किया, 14 किलोमीटर वन साइडेड। और आपकी खाला आपके साथ थी जो वो मेरे साथ थी। और आपने ये भी बताया कि जब आप उस सफ़र पे जाती थी तो ये जगह आपने पैदल क्रॉस करनी थी। और ये डे 1 की पिक्चर है, 2016 10 अगस्त 2016 की पिक्चर है ये। जिस दिन हमारा पहला दिन था, हमने स्कूल जाना था, तो मॉर्निंग में हम लोग इस पानी से गुज़र के गए थे। पानी कम था, लेकिन जब वापसी पे स्कूल से टाइम हुआ तो पता चला कि बारिशी पानी का एक रेला आ चुका है जहाँ से आप लोग नहीं गुजर सकते, तो हमें स्कूल में स्टे करना पड़ा। और स्कूल में फिर आप वहाँ जब पहुँच गई तो कितना अर्सा रही, स्कूल को खड़ा कैसे किया वो भी बताइए। जब स्कूल हैंड ओवर हुआ तो स्कूल की इनरोलमेंट में फेक इनरोलमेंट थी, जस्ट 9 स्टूडेंट का रिकॉर्ड था कि ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि एक्चुअल में कोई बच्चा वहाँ पे मौजूद नहीं था स्कूल में, और स्कूल ऐसी कंडीशन में था कि कोई सफाई का इंतज़ाम भी नहीं था वहाँ पे, फर्नीचर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हमें मिली, कोई हमें बच्चों का रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई GR रजिस्टर कुछ भी नहीं था। जो बल्कि रिकॉर्ड था बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे, जब उनको पता चला कि हमारा ये स्कूल TCF को हैंड ओवर हो गया, तो उन्होंने जानबूझ के वो चीज़ें इधर उधर गायब कर दी थी ताकि इनके पास कोई रिकॉर्ड ना जाए हमारा। तो हमने अपने स्कूल की बिल्डिंग की मेंटेनेंस का किया, सफाइयाँ वगैरह ख़ुद की। एज अ प्रिंसिपल
डे 1 को स्कूल के झाड़ू भी लगाए हैं, सफाइयाँ भी की हैं, वाइट वॉश भी की अपनी IIPN के साथ मिलकर। और जब स्कूल मुझे हैंड ओवर हुआ तो मेरे साथ मेरी टीचर्स नहीं थी, मैंने सिंगल पर्सन अपना स्कूल पूरा 1 महीना मैंने अपने स्कूल में स्टे किया और एज अ प्रिंसिपल भी काम किया, एज अ आया भी काम किया, सारे काम खुद किए। तो ये माशाल्लाह आपने, और एक चीज़ आपने और बताई थी कि जब वहाँ आप स्कूल पहुँची हैं तो आपकी रिहाइश कहाँ थी, क्योंकि आप तो 1 महीना वहाँ पे रहीं, तो रहीं किधर जब ये सब कुछ कर रही थी? जब स्कूल में हमें 3 दिन हो गए थे मुझे अपना स्कूल ज्वाइन किए हुए, 3 दिन तक हम लोग आया के घर में, डे 1 था जिस दिन बारिश का पानी आ गया था नाले में, तो हमें आया के घर स्टे करना पड़ा। अभी आया के घर में हमें तीसरा दिन था कि हमें रात को पता चला कि वहाँ पे साथ के विलेज में ना कोई मर्डर्स वगैरह हो गए हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई, क्योंकि हम आया के घर में 3 औरतें ही थी, एक मैं थी, खाला और एक मेरी आया थी, और उनके घर की 4 दीवारी भी नहीं थी। तो हम तीनों डर गए, हमने कहा कि यहाँ से, तो मैंने अपनी खाला से साफ बोल दिया कि मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रही हूँ, मुझे ये जॉब नहीं करनी, क्योंकि आप देख रही हैं कि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और आज भी मेरे स्कूल के रास्ते पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मुझे TCF की वैन मिली हुई है और हम वही अवेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे रात को जब हमें खबर पता चली कि वहाँ पे मर्डर हो गए हैं, तो मेरी आया कहती हैं कि कुछ भी नहीं होता, हम अपने अंकल जो हैं, मेरी आया और पियन आपस में चचा भतीजी हैं, तो मेरी आया कहती हैं कि हम अंकल को बुला लेते हैं, वो हमारे पास रात को स्टे करेंगे, आप परेशान नहीं हो, तो सुबह तक इंशाल्लाह हम किसी से बात करके फिर आप कोई अरेंजमेंट करते हैं। तो हमने रात स्कूल के अंदर गुजारी, क्योंकि स्कूल की 4 दीवारी थी, आया के घर की 4 दीवारी नहीं थी। बस इतना दिल को तसल्ली हुई कि 4 दीवारी, अब यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। उसके बाद फिर हमारा स्टे स्कूल के अंदर ही हो गया। हम रात को स्कूल में रुकते थे, दिन को हमारा कोई बच्चों के सामने, और साथ में मुझे ये भी ख्याल रखना था एज अ प्रिंसिपल कि मेरे बच्चों में ये चीज़ ना आ जाए कि हमारी प्रिंसिपल स्कूल के अंदर, मतलब मेरे साथ मेरी खाला भी थी, या तो हम स्कूल में सो रहे हों या खाना बना रहे हों या अपना कोई घर का काम कर रहे हों, तो बच्चों के आने से पहले, यानी कि 7:30 से पहले मैं वो तमाम चीज़ें हटा देती थी जो हमारे स्टे के लिए थी, और बच्चों को हमने प्रॉपर टाइम दिया। और शायद यही वजह थी कि जो कम्युनिटी मेरे स्कूल के ख़िलाफ़ थी, यानी कि जब स्टार्टिंग में हम स्कूल हैंडओवर किए गए तो उन लोगों ने हमारे स्कूल में पत्थर फेंके, दरख्त वगैरह काट के चले गए, दीवारें फलांग के अंदर आते थे, धमकियाँ देते थे। वो लोग इतना मुतासर हुए, क्योंकि उन स्कूलों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट टीचर नहीं पहुँच पा रहा था। वो तब तक जाते थे अपनी ड्यूटी पर जब तक उनके स्कूल में एक मॉनिटरिंग वाला नहीं जाता था, MEA जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में एक मॉनिटरिंग वाला बंदा आता है, जिस दिन उसका विजिट हो जाता था उसके बाद गवर्नमेंट टीचर घर बैठ जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि आज के बाद अब किसी ने चेकिंग के लिए नहीं आना। और इसके साथ साथ कम्युनिटी ने जब देखा कि हम लोग तो रेगुलर बेस पे आ रहे हैं, रोज़ाना स्कूल आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, तो फिर इसी बात ने कम्युनिटी को इतना मोटिवेट किया कि वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल बना दिया गया था हमें स्कूल हैंड ओवर होने से पहले, TCF से पहले। और वो कम्युनिटी का एक बाअसर बंदा था और उसने ज़बरदस्ती अपने पास बच्चे इकट्ठे कर लिए थे, 40-50 स्टूडेंट्स थे उसके पास। तो वो खुद अंडर मैट्रिक था और अंडर मैट्रिक होते हुए उसने सारे बच्चे अपने पास रख लिए, लेकिन बच्चों को प्रॉपर वो माहौल नहीं दे पा रहा था। तो कम्युनिटी ने जब देखा कि हम लोग अपने काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, बच्चों को एक मुकम्मल माहौल देना, तो उसी कम्युनिटी ने मिलकर वो प्राइवेट स्कूल ख़त्म करवाया। 2019 में मेरे स्कूल को हाईएस्ट SSR अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह इतने मसाइल के साथ जो 9 बच्चों का स्कूल, जो कि हकीकतन 0 थे, वहाँ से शुरू किया, आज आपका स्कूल ऐसा दिखता है। जी सर, ऐसा ही है। और आज बच्चे माशाल्लाह ऐसे दिखते हैं। कितने बच्चे अब स्कूल में पहुँचे SSR पे? हमेशा ज़िंदगी में मुझे मुश्किलों का सामना रहा है। 2019 में मैंने 59 न्यू एडमिशन्स करके एक SSR अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया, लेकिन 2020 में जब कोविड की सूरत हाल पैदा हुई तो उसी दौरान जो कम्युनिटी में एक बंदा पहले अपनी किस्मत आजमा चुका था प्राइवेट स्कूल का, उसने दोबारा से अपना एक स्कूल कायम किया, जिसके लिए मैं आज भी फ़ाइट कर रही हूँ और इंशाल्लाह उसमें भी मुझे ज़रूर कामयाबी होगी, क्योंकि मेरा भरोसा अल्लाह पे है। और जहाँ हक़ है, सच है, तो वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह। आखिरी चीज़, आपकी खाला अब नहीं है आपके साथ? मेरी खाला मेरे साथ नहीं है। मार्च 2020 में 15 डेज़ कोमा में रहीं। लास्ट टाइम मैं उनसे खेतों में काम कर रही थी और वहीं पे मैं उनको मना करती थी कि आप मेरी जॉब होगी, आप खेतों में ना जाया करें, लेकिन वो खुददार थी। वो कहती थी आपके जो अब्बू की फैमिली के लोग हैं ना, वो कहेंगे कि इसने इसी को इसलिए पढ़ाया लिखाया ताकि इसकी जॉब से ना वो कुछ उसको फ़ायदा हो, तो आप अपने लिए जॉब करो, आप जॉब अपनी खुशी से करो, लेकिन कभी ये सोच के नहीं करना कि मैं अपनी खाला को सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रही हूँ।
क्योंकि ये बात जो है वो मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत पे पानी फेर देगी। जिस दिन आपकी फैमिली से ये बात होगी कि मैं आपके लिए इसलिए इतना कुछ करती रही हूँ। तो लास्ट टाइम वो खेतों में काम कर रही थी, वहीं पे उनकी तबीयत ख़राब हुई, 15 डेज़ कोमा में रहीं क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, और 15 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो गई। आज वो मेरे साथ नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, क्योंकि हम सब मेरे ख्याल में इस बात का यहाँ पे इदराक रखते हैं कि आप उनका सदका जारी हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको अपनी क़ुर्बत नसीब करे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, और बहुत शुक्रिया आप सबका। दो मिनट और आपके लूँगा, क्योंकि ये जो हमारे साथ माशाल्लाह आपने कहानियाँ सुनी, जिन लोगों से मिले, ये नुमाइंदगी करें 18,000 19,000 लोगों की, और उन ग्रोहों के, उन ग्रुपों के जो सरबरा हैं सारे, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको भी आपसे तारुफ़ करवाऊँ। तो सबसे पहले वहाँ पे हमारे साथों रीजनल मैनेजर, सबसे पहले ब्रिगेडियर कमाल साहब, अगर अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो सकें। ब्रिगेडियर कमाल साहब, ब्रिगेडियर अख्तर साहब, ब्रिगेडियर आबिद साहब, इसहाक नापर साहब, ब्रिगेडियर अनीस साहब और ब्रिगेडियर नदीम साहब, एंड ब्रिगेडियर फैज साहब। एंड साथ साथ इस टेबल पे हमारी तमाम रीजनल एजुकेशन मैनेजर्स, खुशबक साहिबा, नूर साहिबा, फरजाना साहिबा, शगुफ्ता साहिबा, खुरत साहिबा, सना साहिबा, जुबिया साहिबा, नाजिया, and I haven't missed anyone. तहमीना कहाँ गई? तहमीना नहीं है? मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है फॉर क्लोजिंग, बट थैंक यू सो मच टू द एंटायर पैनल एंड रियाज साहब. It's overwhelming to hear about all of this work that's been going on in the organization, mashallah, and it's commendable work. But I think I would just like to close with the thought that whilst this is amazing work, with such a big population out of school, and with so many children who are still struggling to get quality education, there's a long, long way to go. So, thank you so much for your efforts. But abhi गिराने शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. Thank you.